हाउ आर यू टू ऑल। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी सीटेक एग्जाम को लेकर। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि इन छोटी छोटी टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिली। प्लीज़ मैं ये चाहती कि वीडियो में अगर आपने ये कंसेप्ट को समझ लिया है तो PYQ जरूर कीजिए। PYQ करने का मतलब ये होगा कि आपको पैटर्न पता चलेगा, क्वेश्चन करने का तरीका पता चलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से उसके बारे में सोच सकते हैं। उसकी आप जितना हो सके इस समय आपके पास 1 मंथ का टाइम रह गया है क्योंकि आपके सितंबर में एग्जाम है। तो प्लीज़ मैं हिंदी पेडोलॉजी के सारे टॉपिक जल्द से जल्द कवर करवा दूंगी। आप हो सके तो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए जितने भी टॉपिक हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, भाषा दक्षता का मूल्यांकन। मूल्यांकन आपके CDP में भी पूछा जाता है, मैथ्स में भी पूछा जाता है, SST में भी पूछा जाता है, आपकी जितनी भी लैंग्वेज और अदर लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। तो इस चीज़ के पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि मूल्यांकन होता क्या क्या है, असेसमेंट और मूल्यांकन होता क्या है। सबसे पहले कहने का मतलब है कि भाषा शिक्षण की सफलता जानने के लिए शिक्षार्थी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भाषा में दक्षता, उसमें भाषा में कितनी पकड़ है, कितना निपुणता है, ये मूल्यांकन करना आवश्यक है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए बच्चे ने जितना भी हमने पढ़ाया है बच्चे को कितना समझ में आया। हम ये होता है कि ऑन द स्पॉट बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या नेक्स्ट क्लास में जब भी पीरियड होता है, नेक्स्ट डे में जब भी आपका पीरियड होता है तो बच्चों से कन्फर्म कर लेते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर का कितना समझ में आया। उससे ही पता चल जाता है कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। ठीक है, आगे है इसका अर्थ समझ लेते हैं। भाषा दक्षता में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उसे भाषा संबंधी क्षमताओं यानी कि श्रवण कौशल, वाचन, पठन और लेखन को व्यवस्थित रूप से आंकलन करना, असेसमेंट करना। ठीक है, उसके स्तर पर निर्धारित करना कि बच्चे को असेसमेंट जितना भी दिया गया है वो कितना आया है, कितना समझ में आया है। इसका मुख्य उद्देश्य पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इसमें? बच्चे को उसकी भाषा दक्षता के स्तर को ऊपर करना, जागना, जानना, शिक्षण की प्रभावी रूप से पता लगाना कि बच्चे ने जितनी भी हमने टीचिंग कराई है, जितनी भी टीचिंग लर्निंग उन्हें कराया है उसको कितना प्रभावपूर्ण रूप से समझ पाया है। विद्यार्थी की शक्तियों और उनकी कमजोरियों को पहचानना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कभी भी हम मूल्यांकन करते हैं तो जितना भी हमने प्रीवियस ईयर में जितना भी पढ़ा हुआ है तो इससे पता चलता है कि बच्चों ने कितना सही तरीके से, सटीक तरीके से पहचाना है और हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चों को समझ में आया है। सुधार करना यानी कि अगर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसी टाइम हमें योजना बनाकर, प्लानिंग के अकॉर्डिंग बनाकर उसकी सॉल्यूशन करना। विद्यार्थी की प्रगति का अभिलेख बनाना, इसमें आपने देखा होगा क्युमुलेटिव बनाते हैं या फिर हम पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है बच्चे का क्युमुलेटिव ग्रोथ्स रखा जाता है, जिसमें हमारे में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही सॉल्यूशन दिए जाते हैं। जिसमें हमारे जो हमारे इनफॉर्मल है, फॉर्मल है, उसमें हमारी सारी चीज़ें आती हैं जिसको कहते हैं औपचारिक, अनौपचारिक। अनौपचारिक में हमारी को करिकुलम एक्टिविटीज़ आती है जो भी हम बच्चों से कराते हैं, जैसे अटेंडेंस हो गई और भी सारी चीज़ें ऐड होती है। वो डिपेंड करता है स्कूल के अकॉर्डिंग कि कितनी कितनी एक्टिविटी है। तो जैसे वर्क दे देते हैं या प्रोजेक्ट दे देते हैं या फिर कोई फाइल वर्क दे देते हैं, उसमें हम जैसे राइटिंग स्किल भी देख लेते हैं। कई बार राइटिंग स्किल के मार्क्स देते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्कूल में क्या प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा है प्रमाण पत्र देना, ग्रेडिंग देना। ग्रेडिंग सिस्टम नेगेटिव पॉइंट्स में होता है कि हमें, अब पहले क्या होता था मार्क्स दिए जाते थे लेकिन अब ग्रेडिंग दिया जाता है। ग्रेडिंग में बच्चों में कोई फर्स्ट सेकंड नहीं होता, सिर्फ स्थान निर्धारित करने में सहायता करना, ये इसका उद्देश्य था मूल्यांकन करने का। और इस मूल्यांकन करने से बच्चों को बहुत ही, इसमें ये बच्चों में बहुत ज़्यादा ये गिल्टी होते हैं कि इसके मार्क्स इतने हैं, इसमें नहीं होता, इक्वली होते हैं, डिपेंड करता है बच्चों में। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट माने थे जिसमें श्रवण कौशल, लिसनिंग जो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, लिसनिंग कौशल जिसमें सुनना और समझना होता है, श्रवण कौशल में जिसमें विचारों को मौखिक रूप से बोलना, जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ तो ये मौखिक रूप है और आप इसको समझ रहे हो। पठन कौशल होता है आपका रीडिंग, जो लेखन है, मेरे सामने ब्लैक बोर्ड है, आप इसको देख रहे हो और ये लिखन समझिए आपको कितना समझ में आ रहा है। लेखन का होता है विचारों को लिखित रूप से व्यक्त करना। मूल्यांकन के मुख्य सिद्धांत क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। ये सतत और व्यापक प्रक्रिया होती है। ठीक है, और ये विद्यार्थी यानी कि बाल केंद्रित विद्यार्थी होना चाहिए। ये वैलिड होती है, विश्वसनीय होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। सतत और व्यापक होनी चाहिए और ये विद्यार्थी केंद्रित यानी बाल केंद्रित होनी चाहिए। वैलिड होती है, विश्वसनीय होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की, जो हम कहते हैं ना, मतलब जैसे भी कोई भी चीज़ है हमारे पास, निष्पक्ष है, मतलब किसी प्रकार की घपलेबाजी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है। ये व्यवहारिक और प्रयोगी होना चाहिए। यह सीखने की प्रक्रिया में हिस्सा होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, सभी लोगों में इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी कि एक किसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए नहीं, अलग से होना चाहिए। ये प्रेरणादायक होना चाहिए, दमनकारी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसके मार्क्स इतने आए इतने। हमें बच्चे का प्रोग्रेस करना है, ना कि बच्चे को डीमोटिवेट करना है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। मूल्यांकन के अलग अलग प्रकार होते हैं। पहले होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें बच्चे में प्रारंभ से ही पहले बच्चों की पूर्व
जितनी भी जानकारी होती है उसको इकट्ठा किया जाता है कि उसकी कितनी नॉलेज है। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसकी कठिनाई और आवश्यकताओं का पता लगाते हैं ताकि बच्चे में उस प्रॉब्लम्स और समस्या का सॉल्यूशन निकाल सके। दूसरा होता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जितनी भी हमारे जो बीच बीच में हमारे जो टेस्ट होते हैं, जो जैसे हमारे यूनिट 1 यूनिट 2 होते हैं, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, लास्ट में आपके बीच में एक टेस्ट होता था पूरे टर्म में, फिर उसमें फाइनल जाके होता था। हमारे टाइम पे बता रही हूँ, अब तो बहुत अच्छा प्रोसेस कर दिया है कि आपके बीच बीच में टेस्ट होते हैं, आपको पता चलता है कि बच्चा कितनी प्रोग्रेस में है और कितना होना है। इससे पेरेंट्स भी अलर्ट रहते हैं कि हमारे बच्चे में इतने मार्क्स आए, यानी कि हमें कितनी और उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें बच्चा इससे ही होता है, आप खुद बच्चे को छोटी वर्कशीट दे दीजिए, बहुत सारे, मेरे मतलब इतना कुछ दे सकते हो कि बच्चा उस सब्जेक्ट में अपने आप ही इंटरेस्ट लेगा। अगर आप उसको डेली एक ही सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से नहीं कराओगे तो वो बच्चा बोर होगा और वो इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर देगा। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें ये मैंने आपको बता दिया ना, यूनिट 1 और यूनिट 2 होता है, उसके बाद आपका फर्स्ट टर्म होता है, फिर यूनिट 3 और फिर 4 होती है, फिर आपका सेकंड टर्म होता है। तो ये प्रोसेस बहुत अच्छा है और ये बच्चों के लिए प्रोग्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसी से ही हम साथ के साथ बच्चों में सुधार भी कर सकते हैं। मैंने सारा आपको बता दिया। समेटिव असेसमेंट होता है जिसमें हमें एक ही इकाई और एक ही पाठ्यक्रम में अंत में जितनी भी इससे हमें बच्चों के ना प्रोग्रेस का नहीं पता चलता। तो ये ना बहुत ही पहले यूज़ होता था, ये चीज़ें मतलब प्रयोग में करते थे, लेकिन अब ये चेंजेस हो चुके हैं। लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि समेटिव और फॉर्मेटिव में क्या फ़र्क होता है। कोई उदाहरण दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक इकाई या पाठ्यक्रम होता है जो अंत में आपका टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उस होता है। अब यहाँ पे उपकरण कौन कौन से होते हैं, जैसे ओरल टेस्ट हो गया। ओरल टेस्ट में आपसे प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। ठीक है, साक्षरता इंटरव्यू वगैरह के लिए बच्चों को ये बड़ी क्लासेस में होता है। वार्तालाप कर सकते हैं, वार्तालाप करके बातचीत करके वाचन करके कर सकते हैं, ये मौखिक होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखित रिटन टेस्ट में बहुत सारे जो मैं आपको उदाहरण बता रही थी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हो सकते हैं, दीर्घ प्रश्न उत्तर होता है, व्याकरण होती है इंक्लूड, आपठित गद्यांश होता है। आपठित गद्यांश में भी छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें व्याकरण के क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं। पैराग्राफ में कुछ ऐसा वर्ड दे देते हैं, विलोम शब्द दे दे, पर्यायवाची शब्द दे दे। ठीक है, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों के अकॉर्डिंग दिया जाता है, ये सारे बहुत ही हेल्प करते हैं। अवलोकन ऑब्जर्वेशन होता है कि बच्चों में व्यवहार कितना अच्छा हो रहा है, भागीदारी कितनी ले रही है, अभिव्यक्ति कितना कर रहा है, उच्चारण आदि। ये सारी हिंदी पेडोलॉजी से है, तो ये इंग्लिश पेडोलॉजी में भी काम आएगी, हम उसमें से भी करेंगे। फिर उसके बाद है परियोजना। ये प्रस्तुतिकरण क्या होता है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, बच्चों में एक्टिविटी होती है, लर्निंग, वो बच्चे अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। किसी भी एक विषय पे, कार्य पे आप प्रस्तुतिकरण दीजिए, प्रेजेंटेशन दे दीजिए, मॉडल दे दीजिए, पोस्टर दे दीजिए, भाषण दे दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चा कर सकता है। ये सारे पॉइंट है। एक है स्व मूल्यांकन, सेल्फ और पीयर असेसमेंट दे सकते हैं, यानी कि एक तो खुद से कर भी, और एक पीयर ग्रुप्स बना दो, 5-5 के ग्रुप बना दो, बड़ी बड़ी क्लासेस में ऐसे ही दिया जाता है, और उससे बच्चे प्रोजेक्ट करके आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं बड़ी क्लासेस में, और उससे एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के, वैसे साइंस का हो गया, SST का हो गया, तो ये सारे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। उसके बाद है इसके टूल्स क्या होते हैं मूल्यांकन के, ये पढ़ लेते हैं। इसके टूल्स भी बहुत सारे हैं, जैसे टेस्ट होते हैं, वो ये मैंने अभी आपको बताया था। एक वस्तुनिष्ठ टेस्ट जिसमें MCQ होते हैं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, टिक लगाना होता है। लघु उत्तर के मतलब वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। दीर्घ उत्तर में उससे वे लॉन्ग आंसर होते हैं। मिलान यानी मैचिंग होता है, सही गलत रॉन्ग, ट्रू एंड फॉल्स होता है। और किस स्थान आप सभी को पता है, फिलअप्स होते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रही हूँ। रेटिंग स्केल क्या होता है, किसी भी एक व्यवहार या दक्षता का मापन करना। किसी भी एक चीज़ ले लो, वैसे बच्चों के प्रोग्रेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दो, ABCD ऐसे ऑप्शन दे दो, उस पर बता दो कि हाँ ये इसमें इतना है, इसमें परसेंटेज दे देते हैं, या फिर कुछ भी वट एवर जो टिक लगा देते हैं। मैं टिक लगा के बता रही हूँ, जैसे यहाँ पे दे दिया 1 2 कि इसमें इतना है, या 5 है, या 10 है, ताकि बच्चे आगे इस प्रोग्रेस को और आगे कर सकें। चेकलिस्ट होती है जहाँ पे बच्चों की उपलब्धि को जांच किया जाता है। क्लास चेकलिस्ट बना दी जाती है, छोटे छोटे बॉक्स बना देते हैं, और उसमें जैसे एक टॉपिक के लिए 1 2 3 4 मार्क्स दे देते हैं। उसमें ये हाँ उसने कविता आज सुनाई तो इतना, उसने उसमें भी पॉइंट्स होते हैं, सब पॉइंट होते हैं कि इसमें इसका ध्यान रखा जाता है। रूबिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रूबिक्स का मतलब होता है पूर्व निर्धारित मापदंडों, यानी कि पुराने समय में जो चीज़ उसने पढ़ी है वो कितनी उसकी क्या हो रही है, मूल्यांकन में जुड़ रही है। पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया ही था। पोर्टफोलियो में जो भी इसके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो फॉर्मल इनफॉर्मल भी होते हैं और फॉर्मल भी जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उसका एक पूरा डाटा बनाया जाता है, पूरी फाइल बनाई जाती है उसके सारे। आजकल तो एप्लीकेशन आ गई है बहुत सारी, है ना, उसमें बच्चों का सारी डिटेल रखी जाती है। जैसे मेरे बेटे की है, तो मेरे बेटे में एक एप्लीकेशन है, मेरे को अभी याद नहीं आ रही, वो डाउनलोड करके स्कूल वाले सारा उसका मतलब
डिटेल रखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है और क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नावली हो गई, जिसमें विचार, रुचि और दृष्टिकोण जानने के लिए आवश्यक होती है। प्रश्नावली में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है कि भाषा दक्षता का मूल्यांकन किन आधारों पर किया जाए, ठीक है। सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इतना अच्छा और सटीक नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। शुद्धता होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रभाव होनी चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए, उच्चारण करने में सही तरीका होना चाहिए, है ना। उपयुक्तता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, शब्द भंडार होना चाहिए, वोकैबुलरी होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, ग्रामर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, उच्चारण सही होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट मूल्यांकन में होने चाहिए। मूल्यांकन केवल अंकों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि उसकी लर्निंग बेहतर बनाने के लिए मूल्यांकन करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके भी बनाया है। अगला है कक्षा में मूल्यांकन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्ट उद्देश्य के साथ साथ मूल्यांकन करें। विद्यार्थी को पूर्व सूचना दे कि किस आधार पर हम मूल्यांकन होगा, मतलब पहले से ही बच्चों को बता दो ताकि बच्चे प्रिपेयर रहे। जो भी हम मूल्यांकन करेंगे उसमें कौन कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे वो होना चाहिए। सभी विद्यार्थी को समान अवसर देने चाहिए। किसी पर्टिकुलर विद्यार्थी, चाहे वो हो एवरेज है, चाहे अपर एवरेज है, चाहे लोअर एवरेज, इक्वली रखना है। यही हमें एनपी में बताया गया है। परिणाम का विश्लेषण सुधारात्मक कार्य करें। जो भी उसका रिजल्ट है उसको पॉजिटिव वे में ले। केवल कमजोरियों पर ना ध्यान दे, बल्कि उसकी जो शक्तियाँ हैं उसको ध्यान दें। कहने का अभिप्राय है जो इसका वीक पॉइंट है उसको सुधार करें। उसको ना ध्यान देते हुए उसकी जो रुचि है उस पर ध्यान दे, ताकि वो बच्चा इंटरेस्ट होकर बाकी चीज़ें भी कर पाए। मूल्यांकन के परिणाम का प्रयोग क्या होता है कि शिक्षण विधियों में सुधार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग लाइन में बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चों में भी ध्यान दिया जाता है, बच्चों की प्रोग्रेसिव में भी ध्यान दिया जाता है। प्रोग्रेस में शिक्षक की प्रगति जानकारी देने के लिए, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायता की योजना बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री के सुधार लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट, ग्रेडिंग और जितने भी परिणाम और स्थान निर्धारण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल्यांकन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में पता चलता है कि बच्चे की और उसमें कोई त्रुटि है या कुछ हो है तो हम उसको ध्यान को दूर कर सकते हैं। सतत, समग्र और शिक्षा केंद्रित मूल्यांकन ही प्रभावी शिक्षण की पूंजी होती है, और इसी के द्वारा ही हम सही ढंग से मूल्यांकन कर सकते हैं। और यही मूल्यांकन हमें आगे चलकर बच्चों को सही दिशा में, सही प्रोग्रेस में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये मूल्यांकन हिंदी पेडोलॉजी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, सब में आया जाता है। सीडीपी में स्पेशली पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैंने आपके सारे कंसेप्ट का ये होप सो क्लियर कर दी होंगे। आपको फिर बोल रही है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन चाहिए, वैसे तो पिछली बार जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो ऑफलाइन में क्या होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए आपके पास। बहुत सारी पब्लिकेशन की बुक्स होती है जो तुम्हें आपके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट लगती है वो ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करीजिए। जितने हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए। इस समय आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट को समझना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप एसएसटी के लिए बोल रहे थे, तो एसएसटी की आज क्लास स्टार्ट होगी और बहुत शॉर्ट नोट्स में होगी, डिटेल में नहीं होगी। डिटेल में आप आई होप सो आपने पढ़ लिया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके की वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।